So, hello, good morning, everyone. I am Yamini. I'm a research scholar at Punjab University. A very warm welcome to all of you to this session of Unwhisky, a lecture series dedicated to exploring the frontiers of positive philosophy and interdisciplinary studies. So, today it is my pleasure to introduce our esteemed speaker, Shivendra Vikram Singh, who holds a doctorate in philosophy from Banaras Hindu University, and his topic was mind body problem overview of consciousness. So, Shivendra's academic pursuit extends beyond their doctoral work. He has been actively participating in various conferences, workshops, certifications. Your CV is really an inspiration. I loved it. And so I would like to invite you, Shivendra, to share your in-depth exploration of the topic Bhartrihari on the question is language thought. And so the structure will be that 40 minutes, you'll have 40 minutes to present, and then we'll have a question answer session. Am I audible? Yes, you are. Shall I begin? Yes, definitely. Okay, thank you. Good morning, everyone. The title of this talk is Bhartrihari on the Identity of Language and Thought. This is me, Shivendra Vikram Singh. I am an ICSSR sponsored postdoctoral fellow at Punjab University. I would like to begin with a shlok from Kalidas, which says, Vagartha viv samprikto vagarth pratipatte jagatah pitro vande parvati parmeshwaro. मैं पार्वती और शिव को नमन करता हूं, जो कि इस जगत के माता और पिता के समान है और हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि शब्द और शब्दों के द्वारा भाषित अर्थ. अब बिफोर वी बिगिन, इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे टॉक का बैकग्राउंड क्या है, तो वो बैकग्राउंड ये है कि नेचर में हालिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था कि लैंग्वेज इज प्राइमरली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन रादर देन थॉट. तो वहां पे उन्होंने दो आर्गुमेंट या दो एविडेंसेस दिए थे. पहला एविडेंस जो एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से था वो ये था कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सबसे लास्ट में आया. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही आप के एब्स्ट्रैक्शन, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो एक तो आर्गुमेंट वो ये देते हैं. दूसरा आर्गुमेंट या दूसरा जो एविडेंस देते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस, वो एम्पिरिकल एविडेंस ये है कि आपके जब लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपके ब्रेन में जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं वो लाइट अप होते हैं फंक्शनल एमआरआई में. तो उस पूरे व्यू पॉइंट को कि लैंग्वेज प्राइमरली ए टूल फॉर कम्युनिकेशन है, इसको हम रेफ्यूट करेंगे फ्रॉम भर्तृहरि's पॉइंट ऑफ व्यू. So to begin with, I would start with a little thought experiment जो कि आप लोग कर सकते हैं. आप किसी भी थॉट, बिलीफ या कॉन्सेप्ट को सोचिए. ट्रिक ये है कि आप उसे बिना लैंग्वेज के सोचिए. हम लोग इसी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या ऐसा कोई थॉट, बिलीफ या कॉन्सेप्ट सोच पाए जिसमें लैंग्वेज नहीं जुड़ा हो. ठीक है. अब ये जो हमारा पूरा टॉक है ये इन तीन क्वेश्चंस के अराउंड रहेगा. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इज लैंग्वेज अ व्हीकल ऑफ थॉट? क्या भाषा विचारों का कैरियर है, उनका वाहक है? दूसरा जो प्रश्न है जो हम लोग जिसको डील करेंगे वो ये है कि क्या ये भाषा और विचार भिन्न है या अभिन्न है? और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जो भाषा है वो सिर्फ आर्टिकुलेशन यानी लिपियों और ध्वनियों, जिसे हम आगे गार्ब्स कहेंगे, उन तक ही महदूद है या कुछ और भी है? भर्तृहरि कहते हैं कि लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लैश करता है. इसके लिए वो प्रतिभा का सिद्धांत उद्धृत करते हैं जो है, और प्रतिभा का सिद्धांत हर उस नॉलेज के लिए है जो कि सेंस बॉर्न नहीं है. ठीक है. फिर वो कहते हैं कि शब्द जो है वो आर्टिकुलेशन तक ही महदूद नहीं है, ये 4 लेवल्स पे होता है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी. ठीक है. इसके अलावा जो शब्द है वो विचार भी है, और ये आर्टिकुलेशन जो होता है, जो लिपियां हैं, जो ध्वनियां हैं, वे केवल एक माध्यम है उस भाषा को मैनिफेस्ट करने के लिए, ताकि उसे लोग समझ पाए. अब दो व्यूज लैंग्वेज पे क्या हो सकते हैं. एक व्यू तो ये हो सकता है कि जो लैंग्वेज है वो थॉट से कमतर है या सबऑर्डिनेटेड है जो है, और लैंग्वेज
एक टूल है थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप अगर आप मॉडर्न फिलॉसफी में जाएंगे जो है, तो जेरी फोडोर ने कहा है, कंप्यूटेशनल थ्योरी के वो पायनियर रहे, जो पायनियर्स में से एक रहे, 1960s में आपको सीपी एंट्री भी मिल जाएगी मेंटलीज पे। वो कहते हैं कि जो आपकी थिंकिंग होती है वो एक मेंटल लैंग्वेज में चलती है, जिससे कि मेंटलीज कहते हैं। दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो लिंग्विस्टिक एंटिटीज हैं, और लैंग्वेज जो है वो आपकी रियलिटी शेप करता है। हालांकि ये जो थ्योरी है ये सालों पुरानी है, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। विटगेनस्टीन हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही फेमस दार्शनिक हैं जिन्होंने भाषा पे बहुत अधिक काम किया। वो भाषा में जो अर्थ है उसको एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग लैंग्वेज गेम्स खेलते हैं, और उन लैंग्वेज गेम्स के थ्रू हम लैंग्वेज सीखते हैं। जो भाषा का जो अर्थ प्रकाशित होता है, वो जो अर्थ होता है वो भाषा और इस दुनिया को जोड़ने का काम करता है, और जो वर्ल्ड है उसकी मीनिंग भाषा के रिप्रेजेंटेशनल नेचर से आती है, और जो रियलिटी है ये फैक्ट्स की टोटलिटी है, वर्ल्ड की नहीं। अब भर्तृहरि विटगेनस्टीन को क्या रिप्लाई करेंगे? वो कहेंगे कि अगर सिर्फ इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट पे ही मीनिंग अगर होगी तो हम लोग एक कॉमन ऑपरेटिंग डेफिनेशन पे अराइव कर ही नहीं पाएंगे। और लैंग्वेज इज द रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड, ये दो अलग अलग बातें हैं। लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेशन दोनों नहीं हो सकती है, और जो एनालिसिस की पूरी हमारी फिलोसॉफिकल एनालिसिस की हमारी पूरी पद्धति है जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर हम लैंग्वेज को सिर्फ मीनिंग सेंट्रिक रखें। भर्तृहरि कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो थॉट को शेप करता है, और जो आर्टिकुलेशन है, जो लिपियां हैं, जो ध्वनियां हैं, वो केवल उसके इंटेलिजिबल नेचर को एग्जिबिट करती हैं। जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो एक लिंग्विस्टिक यूनिट ही नहीं, वो एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट भी है, जिसे हम आगे यहां से रेफर करेंगे इंटेलिजिबल बीइंग्स। और ये मीनिंग ही लॉजिकल मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने का ग्राउंड बनती है। If a fact is represented in language, there must also be a fact of what is represented, allowing the relation between representation and the represented. ठीक है, तो ये मानते हैं, भर्तृहरि मानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है और जो रिप्रेजेंटेड है उसका तादाद में संबंध होना चाहिए, अन्यथा हम लोग कॉमन ऑपरेटिंग डेफिनेशन पे अराइव ही नहीं कर पाएंगे। अब कुछ क्रिटिक्स देख लेते हैं रेफरेंस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, या उन लोगों का जो कि मानते हैं कि भाषा मात्र एक रिप्रेजेंटेशन है। वो कहते हैं अगर हम भाषा को मात्र एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं तो भाषा जो है वो एक टूल बन जाएगी परसेप्शन या मेमोरी के फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनसे सबऑर्डिनेटेड हो जाएगी। ये कांट के मैक्सिम जो है कि कॉन्सेप्ट्स विदाउट परसेप्ट्स आर एम्पटी एंड परसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड जो है उसको रेफ्यूट करता है। फिर इसके बाद एक दूसरा जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि अगर हम लैंग्वेज को बस रिप्रेजेंटेशन की तौर से देखें तो लैंग्वेज किस हद तक थॉट को रिप्रेजेंट कर पा रही है। अगर वो उसे पूरा तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रही है तब तो वो आइडेंटिकल हो गया बाय द लॉ ऑफ इंडिसर्निबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल्स। अगर पार्शियली रिप्रेजेंट कर पा रही है जो है तो हमारे वर्बल कॉग्निशन में हमेशा इनसर्टेनिटी रहेगी। अब हमारे आर्टिकुलेशन का इंसेंटिव क्या होता है? denying language's primacy as an expressor to deny the motivation to articulate। अगर हम लैंग्वेज की प्राथमिकता को नहीं मानेंगे, लैंग्वेज की एक्सप्रेशन की प्राथमिकता को नहीं मानेंगे, तो जो मोटिवेशन है किसी बात को व्यक्त करने का वो गायब हो जाएगा। वर्बल कॉग्निशन जो है वो अपने आप को लैंग्वेज के थ्रू मैनिफेस्ट करती है, तो सवाल ये उठेगा कि उन रिप्रेजेंटेशन को मैनिफेस्ट करने का या उन रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का जो कि रेफरेंस थ्योरी वाले मान रहे हैं उसका क्या कारण होगा। अब आती है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिकल कॉग्निशन। इन रिप्रेजेंटेशन थ्योरी language mirrors facts from perception and memory, but this raises the issue how cognition expressed in language can be identical to the facts perceived, remembered or represented। देखिए, जब आपके सामने आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स के सामने आपके सेंसेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रेजेंटेटिव होता है, वो आपको इमीडिएट प्रेजेंटेशन दे रहा है। लेकिन जब आप कोई फैक्ट मेमोरी से रिकॉल कर रहे होते हैं तो फिर वो फैक्ट रिप्रेजेंट होता है।
तो भाषा के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और मेमोरी के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इनमें कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। ठीक है। फिर परसीव्ड एंटिटीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड रिकॉल्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग अ गैप एज देयर इज no guarantee that the cognition, memory and linguistic representation of these entities are identical. ठीक है। फिर इसके बाद if identical cognition through language is denied, the fact represented by language may differ from perceived objects and memory, disrupting the identity between objects and their representation, undermining the validity of representation theory. ठीक है। If identical cognition is based on the resemblance or grouping, the represented fact would only resemble the perceived fact, not be truly identical. The perceived object, the memory and the linguistic representation would differ. ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं अगर हम लैंग्वेज को रेफरेंस माने? अगर हम लैंग्वेज को सिर्फ मटेरियल मार्क्स या नॉइजेस की तरह ही हम कंसिडर करें तो कभी कभी लैंग्वेज थॉट हो जाएगी, कभी कभी लैंग्वेज मटेरियल हो जाएगी। जब वो आपके दिमाग में इनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में रहेगी तो वो थॉट रहेगा, और जब आप एक्सप्रेस करेंगे उसे वाणी के थ्रू या अपनी आर्टिकुलेशन के थ्रू, तब वो मैटर बन जाएगा। और मैटर और थॉट, जैसा कि हम जानते हैं, आइडेंटिकल नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हम लैंग्वेज जो है थॉट को रेफर करता है। अब जेरी फोडोर वगैरह जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि मेंटलीज नाम की एक इंटरनल लैंग्वेज होती है जो है, जिसमें कॉम्बिनेटोरियल सिंटैक्स होता है, उसके थ्रू लैंग्वेज थॉट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक सवाल अभी भी ओपन क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म क्या होगा जो है जिस मैकेनिज्म से लैंग्वेज थॉट को रेफर करेगी। लैंग्वेज एंड थॉट आर इनसेपरेबल। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस द मीनिंग व्हिच अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम इट। जो भाषा है वो मीनिंग को डायरेक्टली एक्सप्रेस करती है, मीनिंग को डायरेक्टली अनफोल्ड करती है, मीनिंग को डायरेक्टली सिर्फ रिवील करती है। कॉग्निशन बिना भाषा के नहीं हो सकता, कॉग्निशन हमेशा ही लिंगुअल होता है। तो अब ये मत जो है भर्तृहरि का, ये नैयायिकों और बौद्धों के विपरीत है, जो कि मानते हैं कि हमें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी होता है। हालांकि आप अगर शंकर वेदांत में जाएं, शंकर वेदांत में तो शंकर कहते हैं कि जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो आम जनमानस के लिए नहीं है, वो सिद्ध योगियों के लिए है। ठीक है। अब जो भाषा है वो यूबिक्विटस है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी यूबिक्विटस है। भाषा सिर्फ मटेरियल मार्क्स या नॉइजेस तक ही सीमित नहीं है। ये जो मटेरियल मार्क्स हैं, जो नॉइजेस हैं, जिन्हें हम गार्ब्स कह रहे हैं, ये भाषा के नेचर को रिवील करने के लिए, उसकी मीनिंग रिवील करने के लिए बस एक टूल है। जब भाषा अपने आप को रिवील करती है अलग अलग चीज, अपने किसी अपने अर्थ को जो है, तो वो एक फ्लैश के थ्रू करती है। इसको उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे लाइट रहती है, आपके तारों में इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, लेकिन जब तक आप बटन नहीं प्रेस करेंगे तब तक लाइट नहीं जलेगी। अब फिर आप कौन सा अप्लायंस उसमें प्लग कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप बटन चलाएंगे तो उससे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसी प्रकार से आप प्रतिभा के सिद्धांत को समझ सकते हैं, जो कि अवच्छेदवाद की अवधारणा के काफी निकट है। फिर जो गाब्स हैं जो है, वो हम लोग कम्युनिटी में रह करके सीखते हैं, उन्हें यूज करके सीखते हैं, उन्हें बार बार दोहरा करके सीखते हैं। जो सिग्निफायर है, लैंग्वेज और सिग्निफाइड जो मीनिंग है, दोनों ही एक प्रकार की अवेयरनेस है, दोनों ही एक प्रकार की चेतना है। और कॉग्निशन तब होता है जब सिग्निफायर और सिग्निफाइड यानी कि भाषा और उसके द्वारा प्रकाशित अर्थ एक हो। If the signifier and signified were different or unintelligible, there would be no motivation to express, making communication impossible. अगर आप बोल कुछ और रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, आप बोल पानी रहे हैं और आप अर्थ ये लगा रहे हैं कि लाओ मुझे आग ले करके आओ जो है, तो आपका जो कम्युनिकेशन का पूरा जो माध्यम है, जो पूरा पर्पस है, जो पूरा एंटरप्रेन्योर है जो है, एंटरप्रेन्योरशिप है जो है आपकी कम्युनिकेशन का, वो पूरा फेल कर जाएगा। अब
कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं, जो है कुछ और चैलेंजेस। थॉट्स एंड आइडियाज आर इंटेलिजिबल बीइंग्स शेप्ड बाय लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव और सेंसरी एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड थॉट एज दे लैक द डिटरमिनेसी लैंग्वेज प्रोवाइड्स। ये जो डिटरमिनेसी होती है, किसी भी भाषा को किसी भी आइडिया को डिटरमिनेट बनाना, वो लैंग्वेज के थ्रू ही आता है। ठीक है, इसको आप लोग वापस उस थॉट एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने इस टॉक के शुरुआत में डिस्कस किया था। बिना भाषा के कोई भी जो कॉग्निशन है वो डिटरमिनेट नहीं हो सकता, और हेंस वो आपके सोचने में नहीं आ सकता, वो आपके थिंकिंग फ्रेमवर्क में नहीं आ सकता। अगर जो ऑब्जेक्ट जिसे भाषा रेफर कर रही है, जिसे हम मीनिंग की तरीके से समझते हैं, वो भाषा से अगर भिन्न होगा तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग हो जाएगा, और इससे हम एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब लैंग्वेज एज इंटेलिजिबल बीइंग, लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, वो एक समृद्ध सत्य है, वो इस दुनिया का एक सत्य है। ठीक है, और ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस से अलग है। ठीक है, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन होता है उन कॉन्सेप्ट्स पे, वो हमेशा लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ रहता है, वो हमेशा लैंग्वेज के अंदर ही होता है, लैंग्वेज के डोमेन के अंदर ही होता है। अब सेल्फ रिवीलिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा है वो स्व प्रकाशित करती है, वो ज्ञान को स्व प्रकाशित करती है। भाषा ही ज्ञान है, भाषा ही चेतना है, और भाषा ज्ञान को जो स्व प्रकाशित करती है। जो कॉग्निशन है, इट इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और हियरिंग साउंड फोनीम्स। While sensory perception passively recognizes objects, language actively reveals itself before conveying meaning. जब आप किसी सेंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो वो बस आपको अपना नेचर अनफोल्ड करती है। आप कानों से आप हवा को सूंघ नहीं सकते, आप नाक से आग को देख नहीं सकते। तो सेंसेस हैं, उनकी मोडालिटी है, और वो उस मोडालिटी में काम करती हैं। लेकिन सेंसेस का काम डिटरमिनेशन नहीं है, सेंसेस का काम डिटरमिनेशन नहीं है, वो काम लैंग्वेज का है। लैंग्वेज जो है वो मीनिंग डिटरमाइन करती है, लैंग्वेज अपने आप को रिवील करती है मीनिंग रिवील करने के पहले। आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या लैंग्वेज अपने आप को रिवील कर रही है, क्या मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं। लैंग्वेज जो है वो सेल्फ रिवीलिंग है। अब लैंग्वेज सिग्निफायर भी है और मीन्स ऑफ कॉग्निशन भी है। विदाउट लैंग्वेजेस मैनिफेस्टेशन कॉग्निशन कैन नॉट आकर, एज कॉग्निशन इज सिग्निफाइड द प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज। कॉग्निशन जो है वो लैंग्वेज का प्रोडक्ट है, और बिना लैंग्वेज के कॉग्निशन नहीं हो सकता। The awareness of the signified inherently includes the awareness of the signifier. अगर कोई signified है तो उसका कोई एक signifier भी होगा। There must be an object perceived. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट परसीव किया जा रहा है तो उसका कोई एक परसीवर होगा, एंड दिस इन्फोर्सेस द इनसेपरेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, भर्तृहरि कहते हैं कि notes that senses directly perceive object without needing to be self-aware. जो senses हैं वो directly objects को perceive करती हैं बिना self-aware होने की जरूरत के। In contrast, language must be understood before it can communicate meaning. आपको भाषा का अर्थ जानना होगा इससे पहले कि आप कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकें। ठीक है, अब कुछ आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स। मीमांसक और नैयायिक कहते हैं कि जस्ट एज ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड बाय द सेंसेस विदाउट प्रायर अवेयरनेस ऑफ द सेंसेस, लैंग्वेज functions as tool for cognition. Thus, knowing the meaning of language does not require prior knowledge of language itself, as it is like in sensory perception, which serves as a means to end. जो सेंसरी परसेप्शन है वो एक मीन्स है आपको फर्दर नॉलेज के लिए, लेकिन जो लिंग्विस्टिक प्रोसेस है वो अपने आप में ही एक एंड है। ठीक है, ये ऐसा मानना मीमांसकों और नैयायिकों का जो है। तो इस पे रिस्पॉन्स क्या आता है भर्तृहरि का? भर्तृहरि कहते हैं कि लैंग्वेज इनहेरेंटली शेप्स कॉग्निशन अनलाइक द सेंसेस। सेंसेस जो हैं वो पहले अपना जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनका नेचर रिवील करती हैं, फिर अपने आप को रिवील करती हैं। ठीक है, लेकिन जो भाषा है वो मीनिंग और अपने आप को एक साथ रिवील करती है। कॉग्निशन में जो एक्सप्रेसर है, जो वाचक है, वो उसको अपने आप को पहले मैनिफेस्ट करना पड़ेगा बिफोर द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड।
While sensory data and verbal noises are tools of cognition, language acts as the illuminating force, making both the expressor and the expressed intelligible. Language is necessary precursor to comprehension. अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाइए बिना भाषा के, या आप मुझे एप्पल का कॉन्सेप्ट समझाइए, तो आप मुझे एक ऑस्टेंसिबल डेफिनेशन तो दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे समझा नहीं सकते, उसके फीचर्स को नहीं समझा सकते। आपको मुझे भाषा के द्वारा ही किसी चीज को समझाना होगा, ठीक है। अब भर्तृहरि की जो थ्योरी है उसे हमारे प्रोफेसर बीएचयू में डीएन तिवारी सर वो कॉग्निटिव होलिज्म कहते हैं। तो भर्तृहरि का जो कॉग्निटिव होलिज्म है वो ये मानता है कि जो वर्बल कॉग्निशन है वो हमेशा लैंग्वेज को इन्वॉल्व करता है, बिना लैंग्वेज के कोई वर्बल कॉग्निशन होता नहीं है। फिर वर्बल कॉग्निशन में लैंग्वेज कैसे प्ले करता है, ये सवाल उठता है। तो इस सवाल के लिए a signifier language inherently expresses the meaning signified due to its natural fitness, ensuring that language cannot exist without conveying meaning. आप जब कोई मीनिंगफुल शब्द बोलते हैं, आप जब कोई निरर्थक शब्द भी बोलते हैं, तो भी उसका एक मीनिंग होता है। वो मीनिंग जो है वो जुड़ा हुआ है, उसकी नेचुरल फिटनेस से जुड़ा हुआ है, या जिसको आप समझ सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटली कोई भी मीनिंग किसी लैंग्वेज में से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोना होगा या फिर आपको कुछ मांगना होगा, पानी मांगना होगा, तो वो उस भाषा में एक नेचुरल फिटनेस के थ्रू पानी शब्द वाटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज अंडरपिन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट जस्ट वर्बल कॉग्निशन, इंक्लूडिंग दोज एक्वायर्ड थ्रू प्रमाण, ठीक है। जो भाषा है वो सारे नॉलेज का सबस्ट्रेटम है, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स एंड इन्फरेंशियल इंडिकेटर सच एज स्मोक, सेंसरी ऑर्गन्स और जो इन्फरेंशियल इंडिकेटर जैसे पर्वतों वन्यमान धूमत में हम जो है जो धूम्र को हम लोग लेते हैं एज एन इन्फरेंशियल इंडिकेटर, कॉजेस कॉग्निशन बट रिमेन सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दे रिवील। तो स्मोक जो है वो फायर से अलग रहती है, लेकिन लैंग्वेज में कॉग्निशन में लैंग्वेज किसी भी कॉग्निटिव एक्ट में जो लैंग्वेज है और कॉग्निटिव एक्ट है जो है वो इंटरट्वाइंड होते हैं, कंटिन्यूइंग टू शेप अंडरस्टैंडिंग इवन आफ्टर वर्बल आर्टिकुलेशन एंड्स, ठीक है। सेंसरी, इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो धुआं वहां से हट जाएगा तो आपका ये अनुमान कि वहां पे अग्नि है ये भी हट जाएगा। लेकिन एक बार आपने शब्दों का यूज करके, भाषा का यूज करके आपने किसी अर्थ को प्रकाशित किया, तो वो अर्थ प्रकाशित होने के बाद भी वो अर्थ आपके दिमाग में, मेमोरी में रहता है। ज्ञान सिर्फ आपको सुनने से या लिपियों और ध्वनियों से नहीं आता है, आप लैंग्वेज से एक्टिवली एंगेज करते हैं कॉग्निशन में, उससे ज्ञान आता है। अब इस थ्योरी को कि जो भाषा है और थॉट है वो एक दूसरे को इन्फ्यूज करते हैं, इसके लिए क्या अपोजिशन आते हैं? 4 अपोजिशंस मैंने यहाँ लिखे हैं। Language functions as a tool to indicate meaning and facilitate cognition, standing apart from what it indicates, like sensory organs are separate from objects perceived. ठीक है? Just as sensory organs are separate from the objects they perceive, language, meaning, or cognition are viewed as distinct. The repeated use of the word pot to indicate various stances of pots is due to the speaker's limitation, not because of inherent infusion of language and cognition. कि आप एक पॉट से आप सब पॉट को रेफर करते हैं, वो हमारी लिमिटेशन है, लैंग्वेज के कारण नहीं है। और फिर आखिरी जो अपोजिशन आता है वो ये आता है कि कोई इंपेरिकल प्रूफ नहीं है इस बात का कि लैंग्वेज और थॉट इंटरट्वाइंड है। अब इस पे भर्तृहरि क्या कहते हैं? इस पे भर्तृहरि कहते हैं कि सेंसिंग और नोइंग में एक डिफरेंस है। सेंस डेटम से आपको जो नॉलेज मिलता है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो नॉलेज होता है उनमें फर्क है। नॉलेज में कॉग्निशन आता है जो कि हमेशा लैंग्वेज के साथ रहता है। आप कोई भी नॉलेज बिना कॉग्निशन के, बिना लैंग्वेज के शेयर नहीं कर सकते। सेंसेस जो हैं आपकी, सेंसेस अपने आप को स्फोट मतलब ये जो फ्लैशिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है या जो प्रतिभा का सिद्धांत है जो है, उसके थ्रू सेंसेस
मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं। ये जो सेल्फ रिवीलिंग नेचर है, ये भाषा में इंट्रिंसिक एक नेचर है और ये इसको सेंसरी प्रोसेसेस से अलग करता है। लैंग्वेज नॉट ओनली एक्सप्रेसेस मीनिंग बट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्ट ऑफ नोइंग इटसेल्फ। कोई भी नोइंग लैंग्वेज से पृथक या परित्यक्त होकर नहीं रह सकती है। अब कुछ लोग उदाहरण देते हैं या कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि जो बच्चों में के अंदर कॉग्निशन होता है, न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स के अंदर जो कॉग्निशन होता है, वो कॉग्निशन निर्विकल्पक होता है। तो उसके लिए कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। न्यूबॉर्न जैसे बच्चा है, वो रो रहा है या वो अपना अंगूठा चूस रहा है या फिर उसका वर्बल कुछ वोकल वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो इसके थ्रू वो अपनी डिजायर, वो अपनी नीड आपको सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि वो एक प्रकार से अपनी जो नीड है, अपनी जो डिजायर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहा है। हालांकि उसने अभी हमारी भाषा सीखी नहीं है, इसलिए वो अपनी भाषा में ही एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये ना माने जो है, तो हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और इसका एक और इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि जो आर्टिकुलेशन है या जो एक्सप्रेशन है ऑफ लैंग्वेज है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्रपोजिशन और थॉट पे रसेल और मूर कहते हैं कि जो आपकी प्रपोजिशंस हैं वो एब्स्ट्रैक्शन हैं। जो आपके प्रपोजिशंस हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस हैं, वो एब्स्ट्रैक्टेड फैक्ट्स हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सेंटेंस की जगह पे जो आपके प्रपोजिशंस हैं वो एब्स्ट्रैक्टेड फैक्ट्स हैं। वो अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आप लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो भर्तृहरि उस पे कहते हैं कि जो सेंटेंसेस हैं वो इंडिविजिबल यूनिट है rather than abstracted entities। सेंटेंस अपने आप में कोई भी जो है वो लिंग्विस्टिक यूनिट सेंटेंस को माना गया है और वो अपने आप में पूर्ण होती है। जो गार्ब्स हैं, जो लिपियां हैं, जो ध्वनियां हैं, वे केवल सेंटेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए हैं। और signifier must reveal itself as signifier to express meaning, ensuring the inseparability of language and thought। फिर लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्शन पे थोड़ा सा हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अगर थॉट और लैंग्वेज अपने आप में अलग होते तो उनमें डिटर्मिनेसी नहीं हो पाती, थॉट्स में डिटर्मिनेसी नहीं हो पाती और कॉग्निशन नहीं हो पाता। थॉट रिक्वायर्स अ सिग्निफायर टू बी नोन। थॉट को आप जानने के लिए कोई एक सिग्निफायर होना चाहिए। विदाउट दिस एब्स्ट्रैक्शन इटसेल्फ वुड फेल। ठीक है, कोई एक सिग्निफायर होना चाहिए, कोई एक परसीवर होना चाहिए। इसके बिना जो एब्स्ट्रैक्शन का आपका पूरा एंटरप्राइज है जो है वही फेल कर जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन propositions cannot signify meaning if they do not signify themselves as signifier first। अगर वो अपने आप को कोई प्रपोजिशन सिग्निफाई नहीं करता है तो वो मीनिंग भी नहीं सिग्निफाई करता है। तो मीनिंग सिग्निफाई करने के लिए सबसे पहले उसे अपने आप को सिग्निफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिग्निफायर्स आर beings of awareness not abstracted from external instances। Even verbal garbs, written or spoken forms, are grounded in convention, not abstraction। The proposition does not function as an abstraction but as a foundational being revealing meaning non-differently। There is no need to treat propositions as abstracted। They are intelligible beings that express meaning directly। आप रिप्रेजेंटेशन, आप भाषा, आप किसी प्रपोजिशन को अलग से रिप्रेजेंटेशन माने, वो आपका लॉजिकल प्रोसेस में, लॉजिकल स्टेप में एक और स्टेप बढ़ा देगा। और ये ऑकहैम्स रेजर की जो पद्धति है उसको रेफ्यूट करता है। ठीक है, और आखिरी, टू ट्रीट प्रपोजिशंस एज एब्स्ट्रैक्टेड फैक्ट्स लीड टू अननेसेसरी मेटाफिजिकल assumptions and underestimates the revealing power of language। भर्तृहरि कहते हैं कि लैंग्वेज डज नॉट सिंपली इन्फ्यूज थॉट, इट इज थॉट इटसेल्फ मेकिंग इट फाउंडेशनल इन द कॉग्निटिव प्रोसेस।
The expressive nature of language also applies in case where it is used for designation, reference, or representation. Even in cases, the power of language to reveal meaning remains central, and its ability to express meaning is fundamental basis for understanding. आप किसी भाषा से अर्थ को कैसे समझ सकते हैं? ये भाषा जो होती है वो अपने अर्थ को खुद भाषित करती है और इसके द्वारा आप अर्थ समझ पाते हैं। जो भाषा और उसके द्वारा प्रकाशित जो अर्थ है उसका एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशन है जिसके थ्रू आप अर्थ को समझते हैं। क्या हम भाषा और विचार को पृथक कर सकते हैं? क्या हम भाषा और विचार को एक दूसरे से परित्यक्त कर सकते हैं? तो क्या समस्याएं आएंगी? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस का हमारा पूरा मेथड है, जो पूरा एंटरप्राइज है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम उन दोनों को अलग अगर माने जो है तो हमारे पास टूल्स ही नहीं बचेंगे। हम रिप्रेजेंटेशन को हम डील कर रहे होंगे rather than thought itself। जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम रिप्रेजेंटेशन का एनालिसिस कर रहे होंगे rather than thought का एनालिसिस। ठीक है। From the perspective of the expressor, language is the thought object, and from the perspective of the expressed, it is the meaning. लैंग्वेज एक्सप्रेशर के जो भाषा है वो एक्सप्रेसर के व्यू पॉइंट से थॉट ऑब्जेक्ट है, और जो एक्सप्रेस जिसके सामने किया जा रहा है उसके हिसाब से वो मीनिंग है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाषा का जो थॉट ऑब्जेक्ट है और भाषा जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। लैंग्वेज is infused with meaning. It is not a mere tool for determinate concept that is separable from a flash of consciousness. Language हमेशा meaning से infuse होती है। आप अगर निरर्थक शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि for example एक गाना है, उसमें रॉकस्टार का गाना है, उसमें एक आवाज आती है ओ ये, तो even that has some artistic meaning। कोई भी भाषा का एक्सप्रेशन बिना मीनिंग के नहीं रह सकता, बिना मीनिंग की एक्सप्रेस किए हुए नहीं रह सकता। लैंग्वेज हमेशा मीनिंग से इन्फ्यूज रहती है, और ये सिर्फ टूल नहीं है, ये इंसेपरेबल है चेतना के फ्लैश से, चेतना के कॉन्शियसनेस के फ्लैश से, जिसे हम प्रतिभा या स्फोट के सिद्धांत से समझते हैं। द आइडिया दैट लैंग्वेज एंड थॉट or language and cognition are infused together serves as the foundation for philosophical activities। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर हम ये रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से जाएं तो हमारा जो एनालिसिस होगा, जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस होगा, वो एनालिसिस रिप्रेजेंटेशन का होगा, थॉट का नहीं होगा। और रिप्रेजेंटेशन का एनालिसिस करना और थॉट का एनालिसिस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब ये जो एक्ट ऑफ कॉग्निशन जो है, जो कि फिलोसॉफिकल एनालिसिस का कोर है, वो इस बात पे ही लाई करता है, वो इस प्रिजम्पशन पे लाई करता है कि भाषा और विचार एक है। अब लैंग्वेज और कॉन्सेप्चुअलिटी। अ कॉन्सेप्ट इज द आइडिया इन्फ्यूज्ड बाय लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट। अलग अलग जो भाषाएं हैं वो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, वो मेटा कॉन्सेप्ट हैं, जिनके अंडर आपने ये डिसाइडेड है कि आपको इस शब्द को, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बोलना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। विदाउट लैंग्वेज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट फ्लैश और एग्जिस्ट एज इट लैक्स मीडियम थ्रू विच it is manifested or understood। ठीक है। Language as expression. Even single units of language such as letter, prepositions, particles are considered concepts in themselves, contributing to a larger framework of cognition. These are foundational to constructing meaning and can be analyzed to form more complex structures of understanding. The different modes of language use, such as reference, representation, and designation, are possible because language itself expresses meaning in those forms। अब लैंग्वेज और यूनिवर्सल का क्या संबंध है? कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, और उनमें यूनिवर्सल्स और इंडिविजुअल्स दोनों इनहियर करते हैं। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट का कॉग्निशन होता है तो हम उसे यूनिवर्सल मानते हैं। इसलिए यूनिवर्सल मानते हैं क्योंकि आप उसी शब्द से, जैसे फॉर एग्जांपल घट है, तो
एक ही घट शब्द से आप घट की अलग अलग वृत्तियों को, घट के अलग अलग इंस्टेंसेस को आप एक ही शब्द से बोलेंगे, वो है घट। ठीक है, इसलिए जो कॉग्निशन है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, universals in the case of cognition include the idea of language and the meaning revealed by it, which are seen as inherent in the universal idea. However, cognition itself is not universal. Cognition अपने आप में universal नहीं है, cognition का जो object है वो universal है। अगर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? If cognition were universal, अगर cognition universal होता तो it would be an object of cognition, but knowledge is not an object in itself. Knowledge कभी object नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज और कॉग्निशन, नॉलेज इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स विद इन कॉग्निशन, व्हाइल कॉग्निशन ऑब्जेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ थॉट कैन बी फिलोसॉफिकली रिफ्लेक्टेड अपॉन, नॉलेज इटसेल्फ डज नॉट अपीयर एज एन ऑब्जेक्ट। नॉलेज कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इवन मेटा कॉग्निशन, जहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर कॉग्निशन, एक पर्टिकुलर नॉलेज को आप एग्जामिन कर रहे हैं, मेटा कॉग्निशन भी एक प्रकार का कॉग्निशन ही तो होगा। फिर इसके बाद there is a distinction between the idea of cognition, what is being cognized, and the self-awareness, the awareness of the cognitive process itself. क्या cognize हो रहा है, जो object जो cognize हो रहा है और जो cognitive act है, उन दोनों में फर्क है। Knowledge cannot be treated as an object within cognition, as it cannot be cognized in the same way as concepts are. अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कुछ रिमार्क्स के साथ। इसको पूरा जो हमने अब तक समझा है उस बात को रिकैपिटुलेट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो थ्योरी है लैंग्वेज इन्फ्यूजेस थॉट, ये फिलोसॉफिकली साउंड है और ये फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ट्रांसलेशन, रिलेशन, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज स्टडी आदि के लिए जरूरी है। हमें ये मानना जरूरी है कि लैंग्वेज और थॉट एक हैं, तभी हम फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ट्रांसलेशन, रिलेशन ये सारी चीजें कर पाएंगे। अगर हम थॉट को भाषा से पृथक रखें तो जो थॉट है वो अपनी फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस खो देता है। फिलोसफर सिर्फ उन्हीं थॉट से कंसर्न है जो कि लैंग्वेज के साथ है। बिना लैंग्वेज के अगर कोई थॉट है, पहली चीज तो हो नहीं सकता, और अगर कोई थॉट है तो हम उसे फिलोसॉफिकली एनालाइज नहीं कर सकते। वो अनुभूति का या अपरोक्षानुभूति जो शंकराचार्य कहते हैं, वो अपरोक्षानुभूति का कारक हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान का कारक नहीं हो सकता। वो इस दुनियावी ज्ञान का कारक नहीं हो सकता, मंडेन नॉलेज का कारण नहीं हो सकता है। कॉग्निशन जो होता है वो हमेशा डिटर्मिनेट होता है और लैंग्वेज द्वारा इन्फ्यूज्ड होता है। लैंग्वेज कॉग्निशन को शेप करता है। आप भाषा से क्या व्यक्त कर सकते हैं, इस बात से ये निर्धारित होता है कि आप कितने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, कितने थॉट्स को व्यक्त कर सकते हैं, तो और कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण पोएट्री में मिलता है। पोएट्री में आपके पास कितने शब्द हैं, उस प्रकार उसके हिसाब से आप अपनी भावनाओं को अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके पास जितने शब्द होंगे, आपकी भावनाओं की दुनिया, आपकी विचारों की दुनिया, आपकी वक्तव्य की दुनिया उतनी वृहद होगी। फिर the infusion of language and thought means that language and meaning, signifier and signified, are inseparable and are the core objects of philosophical inquiry. They are intelligible beings contrasting with external material reality. फिर expressions in language can present as an object and as an agent and vice versa, reflecting the flexible and dynamic nature of language in shaping thought and cognition. Study of language by language is not only possible but essential, जो कि हम लोग काफी टाइम से ये पॉइंट जो हम रिपीट कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये है कि लैंग्वेज के द्वारा ही आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं। भाषा को समझने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ती है, भाषा को आप बिना भाषा के नहीं समझ सकते। और activities like reading, writing, analyzing, interpreting, translating are all seen as cognitive activities because they are based on the foundational role of language in shaping and determining thought. These activities are cognitive processes precisely because they involve manipulation and understanding of language as medium of thought.
Language determinates thought, meaning that there is no meaningful thought isolated from language. Language is not merely a vehicle for expressing pre-existing ideas, but it is constitutive of the thought itself. With this, हम लोग अपने कंक्लूजन पे आते हैं, और कंक्लूड करने के पहले मैं वाक्य पदीय से आप लोगों के लिए एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा, जो कि इस पूरे टॉक का लब्बोलुआब आपके सामने पेश करेगा, और वो है, न सो अस्ति प्रत्ययो लोके शब्दा अनुमागृते अनुविद्मिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। इस दुनिया में कोई भी कॉग्निशन ऐसा नहीं है जहां पे शब्द ना आए। हर भाषा में शब्द जुड़ा हुआ है। थैंक यू। शिवेंद्र, आपने बहुत सरल भाषा में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक इतने अच्छे से समझा दिया। मेरे काफी सारे सवाल हैं, बट मुझे लगता है ऑडियंस में भी बहुत सवाल होंगे, तो हम पहले सवाल लेते हैं राजीव जी का, जिन्होंने अपना हैंड रेस किया है। राजीव जी। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Thanks for this lecture. Like, it was intriguing, and मेरा क्वेश्चन था सर इससे रिलेटेड कि जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन्स हैं, 2 persons are there, and two persons are there, and they have the same image of an apple, and they also have that word in their mind. जैसे दोनों जो पर्सन है उनके माइंड में भी एप्पल का इमेज है, और दोनों के दिमाग में भी एप्पल वर्ड है, but one is understanding it in an intentional way. एक है इंटेंशनैलिटी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन एक है वो अनकॉन्शियसली एप्पल के वर्ड को तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ज़ॉम्बी वो असल में वो यस। सो ये एक तरीके का क्वेश्चन नहीं कह सकते, जस्ट आप इस पे क्या कहना चाहोगे, मतलब ये जो मैंने बोला कुछ। राजीव, आपका सवाल बहुत अच्छा है जो है, ठीक है। ये ज़ॉम्बी थॉट एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये जो चैमर्स का है जो है, ये तो है ही कि जो विजुलाइज करते हैं कि आप इंटेंशनल स्टेट तो हो, लेकिन वो कोई मीनिंग या कोई फीलिंग या कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसे कॉलिया कहते हैं, वो अंदर ना हो। एक छोटा सा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल देता हूं, और उस एक्सपेरिमेंट से आप समझ पाएंगे, जो कि थोड़ा सा भर्तृहरि के पॉइंट ऑफ व्यू को डिसरिगार्ड करता है। और वो एक्सपेरिमेंट ये था जो है कि 2 लोग, आप एक यहाँ इंडिया से आप हैं और एक कनाडा से है कोई, ठीक है। उनको बोला जाए कि ट्री का रिप्रेजेंटेशन बनाइए। आप जिसे ट्री समझते हैं, ट्री से वो भी पेड़ समझ रहा है, वो पेड़ जो कि जमीन में होता है, जमीन से अपना न्यूट्रिशन सक करता है, जिसके पत्तियां होती हैं। आपके दिमाग में भी वो है ट्री, लेकिन और उसके भी दिमाग में वो है ट्री। लेकिन जब कनाडा वाला ट्री बनाएगा तो वो कोनीफेरस ट्रीज बनाएगा, क्योंकि उसके पास कोनीफेरस ट्रीज हैं। आप जो पेड़ बनाएंगे वो आम के पेड़ जैसे जो है थोड़े गोल गोल बनाएंगे। तो ये बात की जो तादाद में संबंध है भाषा और अर्थ का जो है, ये थोड़ी बात प्रॉब्लमैटिक लगती है हमें भर्तृहरि में जो है, क्योंकि हालांकि हम शब्द एक ही है और लगभग एक ही यूनिवर्सल को वो रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन है वो दोनों लोगों में अलग आएगा। विदाउट द आइडिया ऑफ ज़ॉम्बी इटसेल्फ, बिना ज़ॉम्बी के आइडिया को लाए हुए दोनों लोगों में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये टेस्टेड है, ये आप इसे देख सकते हैं जो है, तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि जरूरी नहीं कि भाषा और जो भाषा द्वारा प्रकाशित अर्थ है उनका एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशन हो, ठीक है।
और बाकी रही बात ज़ॉम्बी वगैरह की होने की जो है, तो हम फिलोसॉफिकली तो कंसीव कर सकते हैं कि ज़ॉम्बी हो सकता है जिसको ट्री के द्वारा, वो आप उसको बोलेंगे ट्री तो वो ट्री को दिखाएगा, लेकिन उसके अंदर कोई इंटेंशनल स्टेट नहीं बन रही है, कोई एक मीनिंग प्रकाशित नहीं हो रही है, ऐसा सिर्फ हो सकता है। लेकिन भर्तृहरि से आप पूछेंगे तो भर्तृहरि कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लैंग्वेज और मीनिंग जो है हमेशा अपनी, इनका जो नेचर है वो स्व प्रकाशित है, वो अपने आप को स्व प्रकाशित करती है। भाषा के बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, और भाषा विचार के साथ जुड़ी हुई है। तो फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी की जो पूरी हाइपोथेसिस है जो है, उसको भर्तृहरि रेफ्यूट करते हैं एक तरीके से। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। Yes, sir. Like it was a nice explanation. Sir, आप जब zombies और ये सब के बारे में बता रहे थे, तो मेरे माइंड में ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में भी कुछ आया कि लाइक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अगर हमारे ही जैसा वो चीज बोल रहा है, उसके पास वो सिंटैक्स है, बट उसके पास सिमेंटिक्स नहीं होगा। जैसे कि वो वही चीज बोलेगा बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और हम वो चीज बोलेंगे तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दोनों हमारे पास होगा। तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन यही था कि क्या हम इसको भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्या जरूरी है कि हम भी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकते कि मतलब हम मानते हैं कि हमारे पास सिमेंटिक्स और सिंटैक्स दोनों है, बट क्या ये भी हो सकता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो केवल सिंटैक्स के लेवल पर हो, और जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग को हो रही है वो एक इल्यूजन हो, मतलब वो असल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी ये एक एआई की तरह। अपोवाद की जो थ्योरी है, देखिए इस बात को लेकर के आप एसईबी पे एंट्री पढ़ सकते हैं, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में मोनिमा चड्ढा जी की एंट्री है, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इन इंडियन फिलोसफी। उसमें एक सेक्शन है जिसमें वो नोइंग यूनिवर्सल और फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप बौद्धों के मत से जाएं जो है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर्स होते हैं जो है, और बाकी जो यूनिवर्सल होते हैं या जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो अपोहवाद की थ्योरी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये एक व्यू है जो है इसी चीज को देखने का। रही बात हम लोग क्या मतलब सिमेंटिक्स, क्या बिना सिमेंटिक्स के भी हम लोग रह सकते हैं जो है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग बिना मीनिंग कन्वे किए, जो मीनिंग है वो भी अपने आप सेल्फ रिवीलिंग होती है। आप जब कुछ बोलते हैं तो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बनती है, आपके दिमाग में एक फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जो कि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मैच करता है, जिसके कारण आपका जो कार्य है वो पूरा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। Indrakshi ji? Yes, it's my simple question. According to me, thought without language exists, but language without thought doesn't exist. What's your point of view? या फिर किसी ऐसे फिलोसफर ने बोला है कि ऐसा कुछ? कुछ इंस्टेंसेस आप दीजिए जहाँ पे आप थॉट और लैंग्वेज। I don't recall this instances, but this is my question. हो सकता है Can thought without language exist? हाँ, और कुछ लोग जैसे भर्तृहरि तो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि नैयायिक मानते हैं, मीमांसक मानते हैं, बौद्ध मानते हैं कि जो आपको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है? विकल्प मतलब कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के नॉन कंसेप्चुअल जो परसेप्शन होता है वो ऐसा मानते हैं कि वो होता है। अब इससे हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ पे मिलेंगे इसके? आप मान लीजिए आप बिल्कुल अपने आप को 20 साल कमरे में बंद कर लें और फिर 20 साल बाद कमरे से बाहर निकले और आपको कोई बिल्कुल नई फ्लाइंग कार दिख जाए, तो ठीक है, और आपने ये मान लीजिए कि पहले कार नहीं देखी हो, आप वो मैरी हैं जो है, जो थॉट एक्सपेरिमेंट में, फिलोसफी ऑफ माइंड के थॉट एक्सपेरिमेंट में आती है जो है, तो
आप उसको आपको इनडिटर्मिनेट परसेप्शन होगा, क्योंकि आपने उस चीज को पहले नहीं देखा है और आपने उस चीज को नाम के साथ एसोसिएट नहीं किया है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको और सिंपल एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए आपने कोई ड्रैगन फ्रूट देखा, आपने आज तक ड्रैगन फ्रूट नहीं देखा था, तो आपको परसेप्शन तो होगा उसमें, लेकिन जो वो परसेप्शन होगा वो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा और उसमें लैंग्वेज नहीं जुड़ी रहेगी। आप उसे फल तो कहेंगे, लेकिन ये किस प्रकार का फल है वो नहीं है। तो ये एक डिबेट है अभी भी जो है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पे अगर आप लोग चाहें तो स्टीफन फिलिप्स का एक पेपर है, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ पर्टिकुलर्स, वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। Okay. Thank you. Okay. शिवेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, एक या दो सवाल हैं कि आपने प्लेटो का एक डायलॉग पढ़ा होगा मीनो करके। तो मेरा ये सवाल है कि जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो क्या हम सोचना भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, या इन दोनों में कोई फर्क है? क्योंकि टीचिंग लैंग्वेज नेसेसरीली हर बार नहीं होता है कि हम सोचना भी सिखा रहे हैं। तो क्या आपका क्या विचार है? क्योंकि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बात है ये। इसके लिए पोएट्री का एग्जाम्पल समझना है। जब इससे पोएट्री में होता है, जब हम किसी बच्चे को पोएट्री करना सिखाते हैं कि जैसे गजल वगैरह होता है, इनका मीटर होता है, तो हम उसे सोचना भी एक तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब कोई जो पोएट है, जब वो नए शब्द ढूंढता है, जब वो नए शब्द को यूज करता है, जो है नए शब्द का मतलब समझता है, तो उस नए शब्द के मतलब समझने में वो अपनी भाषा को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा का ही उपयोग कर रहा है। लेकिन अब भाषा का जो उसका आयाम है वो और बृहद हो चुका है, जो उसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है जो है वो बड़ा हो चुका है। तो हम भाषा, क्योंकि हमारे पास, हम विचारों को तो हम देख नहीं सकते ना, विचार है, जो थॉट है, वो तो रेस कॉजिटेंस है जो है ना, उससे तो हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। तो हमें अगर विचारों को भी मॉड्यूलेट करना होगा, शेप करना होगा, तो हम उसे भाषा के थ्रू ही करेंगे। बिना भाषा के कोई विचार, आप विचारों को अगर आपको एनालाइज करना है, या फिलोसॉफिकल एनालिसिस की जो पद्धति है वो बिना लैंग्वेज के नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाओ या फिर मीनो समझाओ, बिना भाषा के आप नहीं समझा पाओगे। नहीं समझा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे थॉट को भी, और आप मान लीजिए कि आपने मीनो पढ़ा, आपने मीनो का गलत मतलब समझ लिया, अब फिर आप गए अपने प्रोफेसर के पास, तो वो जो आपको समझाएंगे कि नहीं बेटा ये सही मतलब है, वो भी भाषा के थ्रू ही आपको समझाएंगे। तो जो थॉट को वो चेंज कर रहे हैं अबाउट द कंसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स ऑफ मीनो, वो भाषा के थ्रू ही कर रहे हैं। जी, तो बस ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी मैं, ये मैंने कैसे रिलेट किया था, जैसे फिलोसॉफिकल प्रैक्टिस में जब हम थिंकिंग पैटर्न्स पे काम करते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो भी भाषा के थ्रू ही करते हैं, या राइटिंग पे भी काम होता है। तो इसका मतलब हम जो सोच पर काम कर रहे हैं किसी की या बदलने की, तो वो सब लैंग्वेज के थ्रू ही हम कर रहे हैं। तो थैंक यू। हाँ जी, तो क्या ऑडियंस में और हमारे पास कोई क्वेश्चंस हैं? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो। Also, my comment is language is also used for mental health practices also. What's your point of view? Thank you. अब जैसे इसको आप, अगर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देखना है कि लैंग्वेज मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है जो है, तो आप इसके 2-3 केसेस देख सकते हैं। एक, जो आपका पूरा काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है जो है, वो तो पूरा बात पे ही, वो पूरा टॉक थेरेपी जो है वो उसी पे तो बेस्ड है। ठीक है, तो एक डायमेंशन तो वो हो सकता है। फिर आजकल जो मेंटल हेल्थ के लिए आपको कुछ बोला जाता है कि जर्नल मेंटेन करिए, डायरी मेंटेन करिए, अपने भाषाओं को एक्सप्रेस करिए, मतलब लिखिए, प्रोज लिखिए, पोएट्री लिखिए, तो वो सारी चीजें भी लैंग्वेज के थ्रू ही हो सकती है।
ठीक है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, जो है मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई परेशानी है तो भी उसे आपको भाषा में व्यक्त करना पड़ेगा, और फिर उसका जो निदान होगा जो है वो भी भाषा के द्वारा ही कम्युनिकेट किया जाएगा। Yes, sir. Okay. तो आई थिंक और सवाल नहीं है हमारे पास। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो लेक्चर था वो मेरे लिए भी बहुत एक नया वो था, बहुत सारे नए आइडियाज, और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपका अमेलगेशन बहुत अच्छा था कि आपने वेस्टर्न आइडियाज और इंडियन आइडियाज को जिस तरह से एक साथ एक प्लेन पर लाकर समझाया, उससे एक बहुत वाइड परसेप्शन बनता है, क्योंकि यूजुअली हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं, इंडियन को इंडियन के उसमें और वेस्टर्न को वेस्टर्न के डोमेन में। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड होप बाकी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक अगर किसी के पास और कोई कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं, कोई फीडबैक है, नहीं तो हम अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। सर, मुझे पूछना था कि आपने जो लास्ट में कंक्लूजन में जो अपरोक्षानुभूति के बारे में बोला था आदिगुरु शंकराचार्य का, तो मुझे ये पूछना सर, आप कहना ये चाह रहे थे कि लैंग्वेज मतलब कॉग्निशन विदाउट लैंग्वेज हो सकता है अपरोक्षानुभूति में? दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? यस। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे सर? हाँ। निर्विकल्प प्रत्यक्ष और ये जो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज या इमीडिएट, जो जैनिज्म में बोलते हैं ना, कैबल में भी आता है ये सब, तो इमीडिएट नॉलेज जो है तो ये कैसे हो रहा है? हाँ हाँ, ये जितने भी आप सोटेरोलॉजी से जुड़े हुए या मोक्ष मीमांसा से जुड़े हुए आप देखेंगे दर्शन जो है, उसमें आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप योग को उठा लें या फिर आप अद्वैत को उठा लें जो है, तो जैसे योग का एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं जो है, योग में आपका जो समाधि होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होती है सविकल्पक समाधि और दूसरा होती है निर्विकल्पक समाधि। तो सविकल्पक समाधि में एक थॉट ऑब्जेक्ट रहता है, लेकिन जो निर्विकल्पक समाधि है जो है, उसमें थॉट ऑब्जेक्ट नहीं रहता। उसमें क्या होता है फिर, उसमें जो पुरुष होता है, जो पुरुष है या जिसको वेदांत में आत्मन कहा गया है, आत्मन क्या है? जो साक्षी कॉन्शियसनेस। जैसे इसको समझने के लिए आप लोग एक श्लोक में पढ़ता हूं दृग दृश्य विवेक से, रूपम दृश्यम लोचनम दृग तदृश्यम दृगतु मानसम दृश्यादिवित्त साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। ठीक है, जो रूप है उनको देखने वाली आंखें हैं, आंखों को देखने वाला मन है, मन को देखने वाला साक्षी है और साक्षी को देखने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो जो नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस है वो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का पार्ट नहीं हो सकता। अगर आपको फिलोसॉफिकल, वो मोक्ष मीमांसा का भले ही पार्ट हो सकता है, लेकिन वो आपके नॉर्मल फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स का पार्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जैसे कि बौद्ध हैं, नैयायिक हैं, वो कहते हैं कि जैसे बौद्ध कहते हैं कि आपको सविकल्पक प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, यूनिवर्सल्स जो होते हैं वो एक क्रिएटेड एंटिटी है और उसके क्रिएशन के लिए जो प्रोसेस है वो अपोहवाद है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है जो है, मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट को बिना उसके इंटेंशनैलिटी के हम परसीव कर सकते हैं जो है, ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस ही है, तो हम उसे परसीव कर सकते हैं, लेकिन वो फिलॉसफी का डिस्कोर्स नहीं है। वो संतों के लिए, वो महात्माओं के लिए, वो उनके लिए वो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है। हमारे लिए फिलॉसफी में वही लैंग्वेज, वही थॉट काम करेंगे, वही उन्हीं चीजों पे हम चर्चा कर सकेंगे जिन्हें हम भाषा के द्वारा भाषित कर सकते हैं। अगर हमें कुछ समझाना होगा तो हमें भाषा के द्वारा समझाना होगा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ऐसा मानते हैं कुछ लोग, शंकराचार्य मानते हैं, बौद्ध तो खाली निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मानते हैं, मीमांसक दोनों प्रत्यक्ष मानते हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक जो है। तो ये एक डिस्टिंक्शन है, लेकिन जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो ऑब्जेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी नहीं हो सकता।
आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस के लिए है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आई थिंक ये अब हम कंक्लूड करते हैं अपना सेशन। Thank you so much, Shivendra ji. I would like to also thank Dr. Deshraj ji for organizing the session and इस series के लिए भी, and hopefully we will meet again with another session. थैंक यू। Thank you, Shivendra ji. Thank you so much. थैंक यू।